गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने यूएनओ जो हमारा सिलेबस है अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसकी यूनिट 4 का लेसन यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा। स्थायी सदस्यता बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भूमिका की, अगर हम भूमिका में कहना चाहेंगे कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद क्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएनओ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उनमें से जो सुरक्षा परिषद है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है, जो डिसीजन लेता है कि सुरक्षा परिषद या हमारी यूएनओ किस प्रकार के निर्णय लेगी। तो सुरक्षा परिषद में लिए जाने वाले निर्णयों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। बच्चों, जब यूएनओ बना, कब? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ का निर्माण हुआ, उस समय सुरक्षा परिषद के अंदर 5 सदस्य थे। 5 सदस्य कौन कौन से? चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। ये जो सदस्य थे, इन सदस्यों के अलावा बाकी जो सदस्य थे उनको हम अस्थायी सदस्य कहते थे। अस्थायी। अब स्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है? स्थायी सदस्य वो जिनको वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, जिसको हम निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो पावर का अभिप्राय यही होता है कि अगर कोई भी मुद्दा सुरक्षा परिषद में आता है, कोई भी विषय अगर सुरक्षा परिषद में आता है और जो विश्व की शांति व्यवस्था से संबंधित है, तो उनमें ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनमें से अगर कोई भी सदस्य जो है वो वोट नहीं डालता या विपक्ष में मत देता है, तो उस सदस्य की मान्यता के आधार पर, उस सदस्य की सदस्यता के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। तो अगर 5 में से 4 सदस्य एक तरफ हैं, 4 सदस्य किसी विषय के पक्ष में हैं और एक सदस्य जो है वो विपक्ष में है, तो वह निर्णय लागू नहीं होता। तो इसी निषेधाधिकार के कारण ही स्थायी सदस्यता बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है यूएनओ के अंदर। तो हर राष्ट्र चाहता है कि उसे भी यूएनओ में स्थायी सदस्यता प्राप्त हो, लेकिन स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध होना। इस तरीके की जो कुछ शर्तें हैं जिनको मानना अनिवार्य है, तो भारत उन शर्तों पर खरा उतरता है। इसलिए भारत ने स्थायी सदस्यता का दावा किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है बच्चों कि यूएनओ में भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसकी कि वो मांग करता आ रहा है। तो उसके पीछे कई कारण हैं। हम उन कारणों को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यता की मांग के कारण क्या हैं। विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो भी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला कारण क्या है? सोवियत संघ का विघटन होना। बच्चों, आप सभी को मैंने बताया है कि 1991 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो 1991 तक अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, और सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर वाक, जिससे कि हम बातचीत कहते हैं, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। गर्म युद्ध
किसको कहते हैं, गर्म युद्ध जिस में हथियारों का इस्तेमाल हो। लेकिन 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर में अविश्वास की भावना बनी रही, जिसकी वजह से जो है उन्होंने गर्म युद्ध ना करके शीत युद्ध यानी कि तनाव की स्थिति बनी रही। और इस तनाव को खत्म होने के लिए इतना टाइम लग गया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। कारण चाहे कोई भी रहा हो, कारण का अभिप्राय यही है कि 1991 में यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति या आर्थिक हालात बहुत दयनीय हो गए, जिसके कारण से सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। और सोवियत संघ के जो 15 राज्य थे उसके अंदर उन्होंने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया। अब एक कारण तो यही रहा सोवियत संघ के विघटन का। दूसरा रहा अमेरिका एकमात्र शक्ति होना। एकमात्र, अब विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियां बची थी जो आपस में ही एक दूसरे का सामना कर सकती थी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बन गई। और एकमात्र शक्ति बनने के कारण ही विश्व में सबसे ज्यादा जो दबाव था वो अमेरिका जो है दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने लगा। अपनी आर्थिक सहायता, इवन की सोवियत संघ जो जिसका विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी के रूप में रूस हमारे सामने आया, तो रूस को भी आर्थिक शक्ति बनने के लिए अमेरिका ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से अमेरिका का प्रभाव और ज्यादा विश्व पर बढ़ गया। उसके बाद हम बात करते हैं रूस और अमेरिकी संबंध। अगर रूस और अमेरिका संबंध की बात करें तो 1991 के बाद जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था वो रशिया बना। रशिया ने अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और विश्व में अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो है अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारा और तनाव को कम किया। रूस और अमेरिका में जब आपसी संबंध अच्छे हो गए तो भारत का पहले से ही रूस से अच्छा संबंध था, तो अमेरिका के साथ भी उसके संबंधों में सुधार आया। अब बात करते हैं चीन की। चीन आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आया। बच्चों 1982 में चीन का नया संविधान जो है वो लागू हुआ। जब नया संविधान लागू हुआ तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान की। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के कारण चीन जो है वो जर्मनी, जापान, एशिया के बाकी देशों के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। तो चीन की जो आर्थिक स्थिति के रूप में या अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना, उसने भी भारत के अंदर, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है चीन, तो भारत ने जो दावा किया है तो चीन उसको प्रभावित करता है। तो चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना भी सुरक्षा परिषद में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5वां पॉइंट, रशिया में अर्थव्यवस्था का विकास। अब यहाँ एशिया की बात करते हैं हम, तो एशिया के जो दूसरे देश हैं हमारे, जापान, जर्मनी, ये सारे जो देश हैं जिसके अंदर रशिया भी है, भारत भी है, श्रीलंका भी है, ये सारे एशिया के देश हैं। एशिया के देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को इस अमेरिका और बाकी देशों की तुलना में अपने आप को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही जो सार्क, जिसको हम दक्षेश भी कह देते हैं, उस व्यवस्था ने भी इस अर्थव्यवस्था के विकास को काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया। और इस एशिया के अंदर ही भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आया और आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ, तो उसने भी अपनी सुरक्षा परिषद के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता का दावा कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती सदस्यता। इसका अभिप्राय यही है कि जब यूएनओ बना था उसके अंदर मूल रूप से जो सदस्य थे वो 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 51 सदस्य होने के कारण बस इतनी सी ही संख्या में यूएनओ की स्थापना हुई थी। लेकिन आज अगर हम बात करें सन 2020, इतने सालों में यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़कर 200 के आसपास हो गई है। तो और सबसे बड़ी बात, रशिया का विघटन होना, इसके अंदर जो है यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये देश जो हैं अलग हो गए। तो उन सारे देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता
की मांग कर दी और वो उसके सदस्य बन गए। तो सदस्य संख्या बढ़ने के कारण भी अब ये माना जा रहा है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में इन 5 सदस्यों के अलावा और अतिरिक्त सदस्य भी बढ़ाए जाने चाहिए। तो इसी मांग के कारण भी भारत सभी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए भारत ने मांग की है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की मांग। भारत ने यूएनओ की सारी शर्तों, शांति सेना में भी अपनी सेना को भेजा है, आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग किया है, जितना एक हिस्सा रखा गया था, भारत की हिस्सेदारी है यूएनओ के अंदर, वो भी भारत पूरी करता है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए भारत ने मांग की है कि यूएनओ में मेरी जो भूमिका है वो स्थायी सदस्य की होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम समकालीन मुद्दे। समकालीन मुद्दों का क्या अभिप्राय होता है? यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी जिम्मेवारी विश्व को युद्धों से बचाना है। सबसे बड़ी बात जो है, हम ये मानकर चलते हैं कि यूएनओ का मुख्य जिम्मेवारी है विश्व को युद्धों से बचाना, विश्व को युद्धों से बचाना। इस बात के लिए तो सुरक्षा परिषद और विश्व के बाकी देश भी जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूएनओ का एक और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है सबसे पहले कि मानव जाति की रक्षा करना। अब मानव जाति की रक्षा, इसको बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में हम जो ये वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? एक है कोरोना महामारी। तो यूएनओ का लक्ष्य ये तो था कि विश्व को युद्धों से बचाना, पूरी मानव जाति को बचाना, लेकिन इसके साथ साथ ही यूएनओ ने एक और लक्ष्य लिया, वो मानव जाति को किससे? बीमारी से, अकाल से या प्राकृतिक आपदा इनसे बचाना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी ये भी जो है पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, इस पूरे विश्व को जो है प्रभावित कर रही है। तो यूएनओ ने इसकी दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसके अलावा एक सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण। दूसरा, गृह युद्ध या नरसंहार। इस तरीके की जो समकालीन मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी उठाकर यूएनओ ने मानव जाति को जो है बचाने का प्रयास किया है या कल्याण का प्रयास किया है। ये समकालीन मुद्दे भी ऐसा विषय बन गए हैं जिसमें सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यता का दावा भारत की तरफ से और ज्यादा बन जाता है। इसके अलावा भारत की इस सदस्यता का दावा, भारत के अलावा जो भारत के सहयोगी 150 देश हैं, जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, जर्मनी, इन सभी देशों ने भी भारत की स्थायी सुरक्षा परिषद में सदस्यता के दावे को और मजबूत किया है। अभी मैं हाल की बात करूं, जनवरी माह में जो है हमारे अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप जी, वो भारत आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि भारत जो है सुरक्षा परिषद की जितनी भी शर्तें हैं उन सबको पूरा करता है। तो भारत जो है वो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर बने। तो हम ये कह सकते हैं विश्व की सभी महाशक्तियों में उसमें अगर हम बात करें चाइना की जो 5 सदस्य हैं, उसमें जो चीन है, चीन ने भारत की सदस्यता के दावे को अभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। बाकी जो 4 शक्तियां हैं, महाशक्तियां, उन्होंने भारत की सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत का जो दावा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको लागू किया जाना चाहिए। भारत की सदस्यता के दावे के पक्ष में तर्क। भारत सुरक्षा परिषद में अपना दावा जो है किस आधार पर करता है और कब से करता आ रहा है? अगर हम शुरुआत करें जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945
24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ बना, उस वक्त भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं था। तो जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तो अंतरिम सरकार बनी, तो उस सरकार में जो मुख्य भूमिका थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बात को रखते हुए ये कहा कि भारत जो है वो इसका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? सबसे पहली शर्त तो यही है कि यह अत्यधिक आबादी वाला राष्ट्र है, यानी कि भारत की अगर हम आबादी की बात करें तो पाकिस्तान, चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। दूसरा बात हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के लिए ही नीतियां और कानून बनाए जाते हैं। जनता को विशेष स्थान प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं पहलकदमियों की, तो यूएनओ ने अब तक जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं मानव जाति के विकास के लिए या शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उन सभी पहलकदमियों में भारत की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही है। भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम बात करते हैं शांति सेना की, तो यूएनओ ने जितनी भी सेनाएं भेजी हैं सोमालिया में, युगोस्लाविया में, सीरिया में, तो उसमें भारत की सेना ने शांति सेना के रूप में या शांति दूत के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक शक्ति। तो विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और खासकर अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया है। और बच्चों, अभी तक आप जानते हो जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आर्थिक विकास की तरफ भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर मैं अब की बात करूं वर्तमान की, तो इस कोरोना वायरस में भी जो मोदी जी का नेतृत्व रहा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस आधार पर भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं परमाणु शक्ति की। वाजपेयी सरकार में पहले लगातार 1998 में 5 परमाणु परीक्षण हुए, लेकिन आज तक भारत ने उस परमाणु शक्ति का कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया है। तो यूएनओ की सदस्यता या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता लेने के लिए जो शर्तें हैं कि परमाणु शक्ति तो हो, लेकिन उसका प्रयोग मानव जाति के विकास के लिए होना चाहिए। तो भारत इस शर्त को भी पूरा करता है। लोकतांत्रिक देश है, पहलकदमियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्थिक शक्ति भी बनकर उभरा है, शांति सेना के प्रयासों में भी भारत की भूमिका रही है। इसके अलावा भारत जो है बजट का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यूएनओ को भी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद पीवी नरसिम्हा राव का जो है वो भी भारत की सदस्यता के दावे को उन्होंने भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यूएनओ में की सुरक्षा परिषद में जितने भी निर्णय लिए जाएं वो निष्पक्षता के आधार पर लिए जाने चाहिए। यहाँ निष्पक्षता का अभिप्राय यही है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो राय ली जाती है वो किसी बिना भेदभाव के ली जानी चाहिए, और चाहे उसमें स्थायी सदस्य हैं या अस्थायी सदस्य हैं, उनकी बात को महत्व दिया जाना चाहिए। तो नरसिम्हा राव की बात को भी जो है सुरक्षा परिषद में काफी महत्वपूर्ण स्थान उनको दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त मोर्चा की सरकार की। संयुक्त मोर्चा जो कि हमारे यूपीए की सरकार बनी थी, तो उसमें भी यही कहा गया। 1997 में जो है सुरक्षा परिषद के सदस्यों के विस्तार को लेकर एक मीटिंग हुई थी, गुटनिरपेक्ष, जिसको हम नेम का नाम देते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इनके मंत्रियों की जो है विदेश मंत्रियों का में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि यूएनओ में जब सभी गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्री मिलेंगे या सदस्य मिलेंगे, तो वो इस बात को उठाएंगे कि विकासशील देश, इसमें खास बात आती है विकासशील देश ऐसे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुलामी से आजाद हुए हैं, ऐसे विकासशील देश, उनके साथ यूएनओ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद वाजपेयी सरकार जब बनी, तो वाजपेयी सरकार ने 5 परमाणु परीक्षण किए और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में यह दावा प्रस्तुत किया कि परमाणु परीक्षण होने के बावजूद भी भारत जो है 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला देश बन गया या परमाणु शक्ति को प्रयोग करने वाला देश बन गया है। तो भारत भी यूएनओ
की स्थायी सदस्यता का जो है वो हकदार है। इसके बाद हम बात करते हैं आने वाली जितनी भी सरकारें हैं, और अगर मैं वर्तमान समय में मोदी सरकार की बात करूं तो मोदी सरकार ने भी यूएनओ में अपनी सदस्यता के दावे को और मजबूत किया है। और इस दिशा में इससे पहले जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी, हम ये कह सकते हैं तो बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भी भारत आए, उन्होंने भी सुरक्षा परिषद में ये दावा, भारत के इस दावे को स्वीकार किया। और अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप, वो भी भारत आए तो उन्होंने मोदी सरकार का कि जो इस दावे को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है और ये कहा है कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का जो है सदस्य बनना चाहिए।